बिहार में रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा पर छिड़े सियासी संग्राम में ओवैसी ने भी एंट्री मार ली है। ओवैसी ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में शामिल होने और टोपी ट्रांसफर पर तंज कसा है। दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश के लाल किले वाले पोस्टर पर चुटकी ले रही है। बीजेपी का आरोप है कि बिहार में दंगों के बाद दहशत का माहौल है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को उसके हाल पर छोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हैं। आने वाले दिनों में बिहार में हिंदू मुसलमान की राजनीति और गरमाने के पुरजोर आसार हैं। नालंदा में पुलिस ने साफ साफ कहा है कि हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। सासाराम और नालंदा में हिंसा के 5 दिन बाद भी धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा बंद पड़ी है। बिहार में कैसे लौटेगी शांति और कब तक हिंसा का मास्टरमाइंड धरा जाएगा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार शरीफ सुलग रहा है, सासाराम जल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में मस्त हैं। 5 दिन से बिहार के 2 शहरों बिहार शरीफ और सासाराम में दहशत और डर का माहौल है, लेकिन सुशासन बाबू इन सब से बेफिक्र लाल किले में झंडा फहराने के सपने को साकार करने में लगे हैं। नीतीश की इस राजनीति पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने तगड़ा हमला बोला। इफ्तार पार्टी में लाल किले की तस्वीर पर कटाक्ष करते हुए गिरिराज ने लिखा कि अब नीतीश कुमार एफिडेविट देकर अपने नाम के साथ पीएम लिखवा लें। देखिए, इच्छा तो बड़ी प्रबल इच्छा, अगर इच्छा नहीं होती तो इस गठबंधन को तोड़ते क्यों। बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन था, इनको मालूम था कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी वही उम्मीदवार होंगे, तो उनको लगा कि शायद कांग्रेस और राजद के महागठबंधन के साथ अगर चले जाएं तो वहाँ कुछ गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि वहाँ कोई उम्मीदवार अभी तय नहीं है, इसलिए गठबंधन तोड़ा। लेकिन कोई नेता अपने से कहता है कि अपने समर्थकों से नारा लगवाता है, देश का नेता कैसा हो, पीएम कैसा हो, तो कभी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगवा देंगे, कभी लाल किले का फ़ोटो लगवा देंगे। तो कोई व्हाइट हाउस के सामने फ़ोटो लगाकर खड़ा हो जाए तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं ना हो सकता है। लाल किले के सामने फ़ोटो खिंचवाने में क्या लगता है, या फ़ोटो लगाने में क्या लगता है। तो समर्थकों का उत्साह बना रहे, इसलिए सब कुछ जो है वो मुख्यमंत्री के इशारे पर ये बैनर, ये फ़ोटो, ये होर्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऊपर से ये भी कहते रहते हैं कि हम कोई जल्दबाजी में नहीं हैं। जैसे कहा ना तेजस्वी यादव ने, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, जैसे लगता है कि उनको कल कोई बना ही रहा है। तो इसलिए देखिए, कोई नीतीश कुमार को कोई देश की राजनीति में कोई उनको पूछ नहीं रहा है। बिहार की हिंसा और उसके बीच में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी वाली सियासत में ओवैसी भी कूद पड़े। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई, जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये एक पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में अमन चैन किसी तरह कायम हो सके, इसके लिए प्रशासन को आम लोगों के साथ सड़क पर मार्च करना पड़ रहा है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा दें, ये सद्भावना मार्च जिसमें दोनों समुदाय के लोग, पुलिस और प्रशासन जो है शामिल है, और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा सद्भावना मार्च होगा, जिसमें उन तमाम सेंसिटिव एरिया से होकर ये सद्भावना मार्च निकलेगा जहां जहां पर जो है हिंसा हुई थी या फिर दंगा भड़का था। रामनवमी जुलूस पर हमले के बाद हिंसा, आगजनी और दंगों के जख्म इतने गहरे हैं कि उसकी टीस मिटाना आसान नहीं है। सद्भावना यात्रा का पूरा असर पड़ेगा
ऐसे भी शहर की हालत महफूज है। थोड़ी बहुत जहां दिक्कत परेशानी थी, आज के इस पीस यात्रा से, शांति यात्रा से पूरी तरह से शहर महफूज होगा और समाज में जो थोड़ा बहुत तनाव है वो तनाव भी आज के इस कार्यक्रम से समाप्त होगा। पटरी पे कब तक लौट पाएगा जनजीवन, जो इंटरनेट सेवा है या फिर बाजार हैं जो उन पर? पटरी पर धीरे धीरे सब कुछ लौट जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार करने में थोड़ा आनंद आएगा, लेकिन पूरी तरह से चीज़ें महफूज हो चुकी है। थोड़ी बहुत इधर उधर है, वो आज सब महफूज हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान दोनों समुदायों के बीच रामनवमी की हिंसा के बाद दूरियां बढ़ी हैं, जिसे कम करने के लिए अमन की कोशिश जारी है। लेकिन आगे और चुनौतियां हैं, क्योंकि हनुमान जयंती और ईद के त्योहार आने वाले हैं। परसों हनुमान जयंती है, उसके बाद ईद भी आ रही है, तो ऐसे में दोनों समुदाय के लोग जो हैं इसे किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि एक मैसेज जरूर जाना चाहिए तमाम समाज के। देखिए, धर्म का काम है दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा करना, अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से। तो मजहब यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए आज निकले हैं कि भाई सब लोगों को एक मैसेज देना है कि हम लोगों को यहीं पर रहना है। पुलिस बल ये कल तो कल चला जाएगा, पुलिस से शांति नहीं हो सकती है, शांति तो हमारे आपसे मिलने से होगी। हिंदू मुसलमान एकता का जो एक वो है चिन्ह इस वक्त दिखाने की जरूरत है। मुस्लिम भाई ऐसे में जो है हनुमान जयंती के तौर पर हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ आए, हिंदू भाई जो हैं ईद पर साथ आए, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से आपस में भाईचारे का आज पहल हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देखिएगा सब चीज अच्छे से हो जाएगा। शांति का सरल रास्ता सद्भावना यात्रा है। जिला प्रशासन, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने ये सोच कर ये यात्रा निकाला है। जहाँ तक हम लोग गए हैं सारे लोग, बहुत बढ़िया मैसेज गया है, सद्भावना बढ़ता जा रहा है। बिहार शरीफ में हनुमान जयंती और ईद जो है मिलजुल कर मनेगी एकदम निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल धारा 144 लागू रहेगी। आज से दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटाने पर फैसला अभी नहीं हुआ है। नालंदा हिंसा मामले में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 130 आरोपियों की पहचान की गई है। दंगे के दोषियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जगह अब जिला प्रशासन ब्लैक सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिससे आगे उन्हें किसी तरह की सरकारी सुविधा से ब्लैकलिस्ट किया जा सके। दंगाइयों ने अगर जल्दी सरेंडर नहीं किया तो उनके घरों की कुर्की होगी, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार में आरोपियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जैसा यूपी में योगी सरकार करती है। लगता है शुरुआती जांच में जो है ये सब प्री प्लान था। जिस तरीके से बिहार शरीफ में हुआ, 200 किलोमीटर दूर जो है सासाराम में हुआ, पहले से ही लोग पत्थर और ये तमाम जो दंगों की प्लानिंग करके बैठे हुए थे। देखिए, प्री प्लान था क्या था वो अब जांच में ही पता चलेगा। सासाराम के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है, तो वो अभी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, जांच चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। टोटल कितने इस पूरे हिंसा के आरोपी होंगे? हालांकि 130 के करीब आप लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। हाँ, बड़ी संख्या में आरोपी अभी तो पहचान होते ही जा रही है फुटेज के आधार पर। कई लोग भागे हुए हैं शहर छोड़ करके, जिनकी अरेस्टिंग हो गई, बाकी लोग जितने मिसचीफ मॉन्गर से सब भागे हुए हैं, तो उनकी अब हम लोग कानूनी कार्रवाई करके कुर्की जब्ती करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ में आ पाया है? नहीं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी लोगों पे अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जिन जो दंगाई थे उनकी क्या संपत्ति की भी कुर्की वगैरह होगी? और हाँ, बिल्कुल संपत्ति की कुर्की होगी और बाकी उन पे भी कार्रवाई होगी। जितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको या सरकारी कार्यों में उनको मिलता है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ब्लैक सर्टिफिकेट रिलीज होगा। तो जितने लोग दंगा किए उनको काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे इसके। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश सरकार असली दंगाइयों को पकड़ने की बजाय उन्हीं लोगों को पकड़ रही है जो दंगे के भुक्तभोगी हैं, जिनकी संपत्ति को दंगाइयों ने जलाने की जरूरत थी। बीजेपी का आरोप है कि दंगों की जांच में भी तुष्टीकरण की राजनीति की हवा दी जा रही है। ये सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है? आप बंगाल में देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मुसलमानों का रमजान चल रहा है, हिंदुओं के रामनवमी के लिए कोई चिंता नहीं। बिहार में मुख्यमंत्री जी रामनवमी के जुलूस को नहीं, सासाराम में हिंदुओं पर प्रहार। ये कौन सौहार्द को बिगाड़ रहा है? मैं आपके माध्यम से सरकारों से पूछ रहा हूं, जो बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि थर्ड, कौन थर्ड?
मैं मुसलमानों से पूछता हूं, सरकार जवाब दे या ना दे, आजादी के 75 साल बिहार में, बंगाल में या देश के किसी राज्य में किसी ने तजिया पर पत्थर फेंका, तलवार चलाया, बंदूक चलाया, गोली चलाया? तो आखिर मेरे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर क्यों? बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर गर्मागर्मी हो रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का गृह जिला में लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं और उनका डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जब बैठक करते बोलते हैं कि वहाँ का स्थानीय लोग जमा, आप समझ सकते हैं कि कितनी अकर्मकता है। प्रशासन का जो मुख्य अधिकारी भी बैठ रहा है तो भी वो विषय पर बता नहीं पा रहा कि एक्चुअल समस्या क्या है। और नालंदा में तो कितने के घर लूटे गए और एफआईआर भी उन पे हो रहा है जिनके घर लूटे गए। इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक कुछ नहीं हो सकता है। अब तो वही जो पकड़े कौन जाएंगे, एफआईआर जिन पे होगा, यानी एफआईआर उस पे होगा जिसके घर आग से जल रहे हैं, जिसके दुकानें लूटी गई उन पे एफआईआर हो रहा है। तो ये तो है नीतीश कुमार का चेहरा कि जो जिन पर सजा होनी चाहिए वो घूम रहे हैं और जो विक्टिम है उसी पर सजा हो रही है। यही नीतीश कुमार का सुशासन है। पकड़े गए हैं तो सच्चाई क्या है? अब तो इनको करना है, दोनों तरफ के लोगों को पकड़ना, ठंडा करना है। मैं तो सरकार को भी कहता हूं 31 तारीख की पुनर्वर्ती 1 तारीख को क्यों हुई? अगर पुलिस सक्षम होती और पुलिस चुस्त दुरुस्त होती तो 1 तारीख को कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था वहां पर। संतुलन साधने के लिए सरकार ने मुस्लिम युवकों को पकड़ लिया। बीजेपी को मुसलमानों के खून बहने से वोट मिलता है और जब मुसलमान घबरा जाता है तो गठबंधन की गोद में आता है। कोई रोटी सेक रहा है, कोई रोटी से खेल रहा है। ठीक नमाज के टाइम में जो कभी उस रास्ते से लोग जा रहा था वहाँ पहुँच गया, झंडा पताका लेकर मस्जिद घुस गया। तो आप किसी के घर में घुसिएगा, किसी को गाली गुलज कीजिएगा, उल्टा सीधा नारा लगाइएगा तो हम क्या करेंगे? कोई भी आदमी, दूसरा आदमी कि मजबूर है ना उस पर कुछ करने के लिए। इसी में वही हुआ। सासाराम में भी एक घर में बम बना रहे थे कुछ लोग और उसको हैंडल करने के दौरान वो फट गया। अरे भाई, मरता क्या नहीं करता, कौन बड़ी बात है? आप बंदूक बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, ओपन बांट रहे हैं, विधायक बांट रहे हैं, सारे लोग ये कर रहे हैं। तो हम अपने जान बचाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, इसलिए क्या होगा, इसमें दो राय नहीं है। मगर विधायक होकर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोग बम बना रहे थे मुस्लिम समाज के, वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे, तो वो सही कर रहे थे? नहीं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत को हमेशा गलत कहा जाएगा। मगर मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई भी सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन वो करेगा ना भाई। साजिश को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरे घटना से राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा है। तो साजिश तो है, इसमें कहीं शक नहीं, लेकिन साजिश का उद्भेदन करना, साजिश को विफल करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर यह किन्हीं कारणों से अगर एक घटना हुई तो कार्रवाई सरकार की दिखनी चाहिए। वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के पुलिस जो एसपी हैं उनको निलंबित करके जांच कमेटी बना करके दंडित करना चाहिए। यह राज्य को हिंसा में ढकेलने का जो षड्यंत्र है राजनीतिक कारणों से, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। अब सवाल यह है कि बीजेपी के आरोपों में कितना दम है। नालंदा के प्रोमिला कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी तस्वीरों में जो दंगाई कैद हुए हैं उनका हुलिया देखकर साफ पता चलता है कि वो कौन है। टोपी पहने दंगाई खुलेआम आग लगा रहे हैं। जिस तरह पहले कॉम्प्लेक्स के रास्ते को आग लगाकर ब्लॉक किया गया, उससे शक होता है कि कोई तो इसका मास्टरमाइंड है जिसने इन बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और आग लगाने का सामान पकड़ाया होगा। प्रोमिला कॉम्प्लेक्स में लगी आग अब तक पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई है। करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहाँ जितनी दुकानों को आग के हवाले किया गया वो सभी हिंदुओं की है। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार नाम हुआ। यहाँ किस चीज का? स्टेशनरी का दुकान था। स्टेशनरी का। तो किसने आग लगाई, कब लगाई, कैसे हुआ? 31 मार्च के शाम 6 बजे हम लोग की खबर आया था। हम लोग दुकान बंद करके घर पर थे। खबर आया कि यहाँ पर आग लगाया जा रहा है। तो सीसी कैमरा में चेक किया था, कुछ 50-60 के लोग के सब मुस्लिम थे, सब पट्टी बांधे हुए थे। कुल आए, घुसे, एक थर पे आग जला के देख रहे थे, सबके जला जा रहे थे। उसमें मेरा दुकान पूरा जला दिया गया। कितने का नुकसान हुआ? करीब करोड़ों से ऊपर होगा, करोड़ प्लस है। 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। तो ये बताइए कि अभी भी इसमें आग लगी हुई, इतनी भयंकर आग है? इसमें अभी तक आग लगी हुई है, जो अभी तक बुझ नहीं रही है। आज भी लगा हुआ, आज भी दमकल लगा हुआ, भयानक तरह से आग लगाया हुआ। पेट्रोल बम फेंका गया था अंदर में।
नालंदा दंगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 10 सदस्य एसआईटी अब दंगे के दोषियों को सबक सिखाएगी। लेकिन सवाल बना हुआ है कि दंगे का मास्टरमाइंड कब हत्थे चढ़ेगा। देखिए, हमारी कोशिश है कि इस बहाने संदेश दिया जाए समाज को कि शांति बनाए रखें, शांति से बेहतर कुछ नहीं है। समाज को जोड़ा जा रहा है इस अभियान में। यही हमारा उद्देश्य है कि पुनः शहर वैसा ही आ जाए जैसा कि 31 से पहले था। कोशिशें आपकी हैं। 2 बजे तक बाजार भी खोल दिए गए लोगों की निवेदन पर। इंटरनेट सेवा की बहाली तक कब तक फैसला होने की उम्मीद है? देखिए, आज शाम को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। कुछ एसआईटी वगैरह का भी गठन आप लोगों की तरफ से जांच के लिए? हाँ, एसआईटी है। 10 सदस्य एसआईटी का गठन किया गया है। वो विस्तार पूर्वक पूरे मामले में अनुसंधान कर रहे हैं। अध्यक्ष कौन होगा उस एसआईटी? डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में है। नालंदा के साथ साथ सासाराम में अब भी दहशत कायम है। पहले घर में धमाका हुआ, फिर एक मुस्लिम के घर की दीवार पर पेट्रोल बम फेंका गया। अब एक घर में आग लगा दी गई। पेट्रोल बम और आग लगाने की घटना सुबह 4 बजे हुई। लोगों का कहना है कि ऐसा सिर्फ दहशत कायम रखने के लिए किया जा रहा है। कि ये कैसे पड़ा ये पूरा निशान? निशान सर बम फेंकने ही से ना पड़ा निशान। हाँ। बम बहुत विस्फोटक था, बहुत काफी तेज आवाज में था। हाँ। और सब लोग हम लोग डर गए थे वहाँ पर, पूरा घर के लोग। और उसके बाद घटना जब हुआ तो हम लोग बाहर निकल कर आए। हाँ, तो यहाँ प्रशासन भी थे बाहर में, उन लोग भी देखे हैं, साक्ष्य दिए हैं। बस समझो ना। अच्छा, तो ये आप ही का घर है जहाँ पर बम मारा है? जी हाँ, हमारा ही घर है। अच्छा, कितना बड़ा धमाका था? बहुत तेज धमाका था। आवाज हम लोग सुने, अब धमाका उसको तो देखे नहीं है। हाँ, धमाका बहुत काफी तेज था। कितने बजे की बात है ये? 4:52 पर। अच्छा, 4:52। आप परिवार के साथ सो रहे होंगे उस वक्त? हाँ, उस वक्त तो हम लोग जगे हुए थे। शहरी का टाइम था। शहरी के लिए आदमी जगा हुआ था, नमाज पढ़ने के लिए आदमी जा रहा था। हाँ, उस वक्त जगे हुए थे। आपका क्या नाम है? संजय कुमार साहू। यहीं रहते हैं? यही घर है मेरा। अच्छा, सामने वाला घर है। सामने। तो ये बताइए कि क्या देखा आपने और क्या सुना? हमने सोए थे, आवाज सुने तो आए, बलरेज खोल कर देखें तो धुआं हो रहा था। तो प्रशासन भी उधर से आ गए थे। यही देखने के बाद उधर ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा था, काला वाला, नीचे वाला दिखाई दे रहा था। उस टाइम अंधेरा था थोड़ा। उस वक्त शहरी का वक्त हो रहा था, नमाज का वक्त हो रहा था। उसी वक्त अचानक से एक विस्फोटक आवाज आया, जिससे हम सारे मोहल्ले वाले सहम गए। सारे मोहल्ले वाले सहम गए। और उसके बाद जब हम लोग आए तो यहाँ प्रशासन दी हुई है। यहाँ से 10 कदम आप जाइएगा तो यहाँ पर प्रशासन दी हुई है। लेकिन प्रशासन जिस वक्त हम लोग आए उस वक्त देख रहे हैं कि कोई जूता पहन रहा है, कोई मोजा पहन रहा है। ठीक ना, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही भी कही जा सकती है। सासाराम में हिंसा के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धारा 144 अब भी लागू है और इंटरनेट बंद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।